हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन 2018 में जो अंग्रेजी का पेपर हुआ था उस पेपर के पोर्शन 1 यानी कि भाग 1 को, जिसमें हम डिस्कस कराने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस को। जैसा कि आप लोगों को मैंने सिलेबस डिस्कस कराया था तो उसमें बताया था कि इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जीएस, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन होते हैं। और एक पेपर होता है आपका अंग्रेजी का, यानी कि पोर्शन नंबर 2 अंग्रेजी का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सॉरी, यानी कि 120 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य अध्ययन के 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। और थोड़ा सा मैंने पेपर को भी यहाँ पर शो कराया है, तो आप लोग इस पेपर को एक झलक देख लेना, पढ़ लेना इसको पॉज करके, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, बिलिंगुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर आएगा। और जो जीएस का पोर्शन होगा वो आप जिस लैंग्वेज को चूज करेंगे उसी पोर्शन में आपको मिलेगा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोग इसको बिना पढ़े भी कर सकते थे, क्योंकि जनरल फैक्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, 6 रोग दिया गया है। ठीक है, मैं इस साइड में सॉल्व करूँगा। 6 रोग दिया गया है, टिटनेस दिया गया है और खसरा दिया गया है, और दिया गया आपका हैजा। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका ए, बी और डी, यानी कि 6 रोग, टिटनेस और हैजा को छोड़ने के बाद में केवल एक ही जो बीमारी है मीजल्स यानी कि खसरा, ये आपका वायरस से होता है और बाकी सभी बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। कहने का मतलब ये हो गया हमारा खसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकेंड। इसमें आपको मैचिंग को कंप्लीट करना है, यानी कि एक ऐसा भी मैचिंग है जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया है कंप्यूटर का किसने आविष्कार किया है? चार्ल्स बेबेज ने। तो एकदम करेक्ट है, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया थर्ड। संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं? अपनी चाल से भ्रमण करते हैं, रिवॉल्विंग एट देयर ऑन स्पीड, और स्टेशनरी, या फिर जियो स्टेशनरी, या चेंजिंग देयर ट्रैक एंड स्पीड। दोनों ही लैंग्वेज में पेपर लिखा हुआ, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो संचार उपग्रह क्या होते हैं? संचार उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जिनके द्वारा हम रेडियो, टीवी सिग्नल, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हमारे ज़मीन पर ही होते हैं। कहने का मतलब ये है भू स्थिर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि भू स्थिर रहते हैं। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है फोर्थ, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ता है और चालकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, जर्मेनियम। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स भी समझ लेना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन फिर से एक मैथ का आ गया आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 7/8। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि +1। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 मई मई 2008 में किस राज्य ने सैन्य अभ्यास प्रहार संपन्न किया था? ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर है 2018 का। अब जो करंट अफेयर आएगा वो आपके 2020 से लेकर 2021 तक का आएगा। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दिया गया राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन पर महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका साइना नेहवाल। ठीक है ना, साइना नेहवाल ने
पीवी सिंधु को हरा कर, यानी कि इसको हराया था और ये जीती थी साइना नेहवाल। राष्ट्रमंडल खेतों में महिला एकल का खिताब जीता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इसमें पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2018 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से जो लास्ट में आंसर था वो था आपका 138वीं रैंक। ठीक है, नोट कर लेना 138वीं रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया नेक्स्ट हमारे सामने, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन लोगों को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकंड चलिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोलते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। तो देखिए वेदों में कहा गया है कि जो लोग संस्कृत को उच्च तरीके से नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों को एक दूसरे रेफरेंस से भी बुलाया जाता था। तो हिंदू यूरोपियन फिलोलॉजी के अनुसार, और एक बुक है रोमिला थापर की, उन्होंने भी इसको नोट किया है कि जो संस्कृत नहीं बोल सकते थे उन लोगों को वेदों में म्लेच्छ कहा जाता था, और उनको साथ में रेफरेंस किया गया शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, नोट करेंगे। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 12th। इसमें ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और अक्सर इस क्वेश्चन को लोग गलत करके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैचिंग करनी है। ये चंद्रगुप्त प्रथम दिया गया। चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? ये गुप्त वंश का पहला शासक, यानी कि गुप्त डायनेस्टी का पहला शासक था। ठीक है, जहाँ पर कुछ नेम दिए गए फीमेल्स की पत्नियाँ दी गई हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उसका नाम था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की हो जाएगी कुमार देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है, और दत्ता देवी उनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, नोट कर लेना दत्ता देवी कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी गुप्त वंश के ही शासक थे। और ध्रुव स्वामिनी या बोल सकते कुबेर नागा इनकी पत्नी का नाम था। तो कहाँ है चंद्रगुप्त द्वितीय में? ध्रुव स्वामिनी या कुबेर नागा। तो हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इनका हो जाएगा। इसके बाद में दिया है कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त कौन है? इनको हम शंकरादित्य या महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था अनंता देवी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। तो अब आप चेक करेंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा जो कूट बन गया वो बन गया 3 1 2 4। चलिए 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट, 3 1 और 2 4। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को याद होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ये हर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। सभी लोगों को पता है ना कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, क्योंकि अर्थशास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका नाम है कौटिल्य। ठीक है, और कौटिल्य को हम क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कौटिल्य को चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को और पूरे भारत का सम्राट बना दिया था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नोट कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य वंश का प्रथम शासक था, यानी कि इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य जो थे वो इनके राज्य के, यानी इनके किंगडम के प्रधानमंत्री थे। नोट करेंगे, इनके किंगडम के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, मुख्य सलाहकार। अब बात आती है हमारी अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र किस चीज़ को डिनोट करता है? अर्थशास्त्र में दिया गया है कि टैक्सेस कैसे लगाने हैं। ठीक है ना, टैक्स किस तरीके से लगाने हैं, और जो किंगडम में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी उसको कैसे संपन्न करना है, मिनिस्टर्स की चॉइस कैसी रहनी चाहिए, और जो वार युद्ध वगैरह के बारे में उसमें रणनीति कूटनीतियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना। दूसरे में दिया है इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर दिया है कोई उल्लेख नहीं, जबकि इसमें उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा केवल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जिसमें दिया गया है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया था। तो ये आंसर है आपका इब्न बतूता। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत में स्थानीय शासन की जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपके जो हैं लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना आवश्यक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान के कानूनों का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर महाभियोग के अनुसार उसको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभियोग चलाने से पहले उसे कम से कम कितने दिन पहले नोटिस दे देना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 दिन। 14 दिन पहले उसको सूचना देनी है कि तुम पर अभियोग चलाया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकंड रुकेंगे, मैं इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, दिया गया भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर रिलेटिव में कहें तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या फिर मुख्य तरीके से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। समझना, मेरी बात को पूरी सुन लेना। गवर्नर के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर कि गोपनीयता की शपथ उसे कौन दिलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर लोग उसको गलत करके आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे हम। यानी कि किसी भी राज्य का जहाँ पर उसको राज्यपाल नियुक्त करना है, उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, सपोज दैट कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा, लेकिन उसको जो शपथ दिलाएगा गोपनीयता की वो हमारे यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य के 3 सोपानों की, मतलब 3 चरणों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भाग 9। ठीक है, नोट कर लेना, भाग 9। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से लेवल है, तो एक होता है विलेज लेवल, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट पंचायत। कहने का मतलब ब्लॉक लेवल। 3 लेवल पे काम करती है हमारी, भाग 9 में ये वर्णित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग अपने अपने अंदाज से बताइए कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मथुरा में आप लोग गए होंगे तो मथुरा में आपको रिफाइनरी मिल जाती है। ठीक है, गुजरात में भी आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर आपको रिफाइनरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर दिया गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी रिफाइनरी है आपकी। ठीक है, केरल में भी रिफाइनरी, लेकिन आपका जो राइट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई रिफाइनरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक इंटरनेशनल जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जो कि सभी लोगों को याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हंटर रिवर की बात करें तो हंटर रिवर जो है आपकी वो बहती है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहने का मतलब न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, लिखते जाना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है ये। ठीक है, इसके बाद में फ्लिंडर्स रिवर। फ्लिंडर्स रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, नोट करेंगे। फ्लिंडर्स रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, नोट करेंगे। पेन थोड़ा कम चल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद में आया ऑरेंज रिवर। तो ऑरेंज रिवर कहाँ की है, ऑरेंज रिवर है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, बोल सकते हैं हम, साउथ अफ्रीका की। ठीक है, ऑरेंज रिवर है हमारी साउथ अफ्रीका की। ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है, नोट कर लेना, साउथ
आज स्पेन में पता नहीं क्या हो गया है। अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है। गिलबर्ट रिवर की बात कर लें अगर हम, गिलबर्ट रिवर, तो ये गिलबर्ट रिवर भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है कौन सी नहीं बहती है, तो हमारी ऑरेंज रिवर ही है, वो नहीं बहती है, ठीक है, नोट कर लेंगे। ऑरेंज रिवर आपकी साउथ अफ्रीका में बहती है, जो सबसे लंबी रिवर है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित है, मतलब जनसंख्या में कमी हुई है। तो ये 2018 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 21 दिया गया, केरल, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप टिक कर लीजिए, नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 23। चलिए इसको अलग कर लेते हैं पहले तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया, सॉरी 22 आपके सामने आ गया, जिसमें दिया गया है माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में अत्यधिक प्रभावी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा प्रभाव है जो ज़्यादा असर देता है, युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण या सामाजिक बुराइयां। तो आप लोग जानते हैं बर्थ कंट्रोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बर्थ कंट्रोल को ही कहते हैं हम जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। जीवोम क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो रेगिस्तान भी जीवोम है, घास का मैदान भी जीवोम है, टुंड्रा भी घास का जीवोम है, ठीक है। केवल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम ये जीवोम नहीं होता है। आगे चलेंगे, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट। आसाम दिया गया है, उत्तराखंड दिया गया, राजस्थान दिया गया और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायरेक्ट हम कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। लेकिन बात कर लें असम की, तो असम में है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर कितनी थी। 2018 का क्वेश्चन है, उसके अनुसार आंसर देंगे हम, ठीक है। तो 2.2 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 26 पे दिया गया है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस भारत में महाविभाजन का वर्ष रूप में माना जाता है। कहने का मतलब है ऐसी कौन सी ईयर थी जब कभी जनसंख्या घट रही थी, कभी जनसंख्या बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, ठीक है। तो वो ईयर था हमारा 1921, वो ईयर था हमारा 1921। इसमें कभी जनसंख्या घटी थी, कभी बढ़ी थी। और आगे दिया गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27, SRI किस विधि से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ राइस यानी कि धान से, पैडी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ दिया गया मूंगफली, चना, धान, मक्का, और दिया गया है कि कौन कौन से कीट इस पर प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मक्का का होता है तना छेदक, ठीक है, धान का बंका होता है, ठीक है, चना का फली छेदक होता है, मूंगफली में फली छेदक नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी होती है। 300% होती है, डायरेक्टली बता देता हूँ, 300% सघनता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ कुछ फसलें दी गई हैं इस साइड में, उधर प्रजाति दी गई हैं। तो चना की फसल क्या उदय होती है, जी हाँ, चना की फसल हमारी उदय होती है, ठीक है ना। अलसी चमत्कार नहीं होता है, नोट कर लेना, अलसी चमत्कार नहीं होता है। सरसों का वरदान होता है एक प्रजाति, मूंगफली का कौशल होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो जीएस वाले पोर्शन के। इंग्लिश वाला पेपर हम आपको कल सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। LT ग्रेड की भर्ती की तैयारी हमने शुरू करा दी है, चाहो तो पेड बैच में शामिल हो जाना, और नहीं तो आप हमारे फ्री बैचेज में देखते रहना, ठीक है। धन्यवाद।